हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ ब्रेक। सीटेट के लिए साइंस की पेपर 2 की सभी एग्ज़ाम्स में काम आएगी। ठीक है, हमारी सीरीज़ चल रही है जिसमें हम साइंस के समरी पढ़ रहे हैं। ठीक है, जो भी टॉपिक आपको 2 वीडियोस में पढ़ाए गए हैं, 3 चैप्टर्स थे, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, उनसे एग्ज़ाम में क्वेश्चंस बने हुए हैं। ठीक है, तो हम जो कर रहे हैं वो इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स कर रहे हैं। ठीक है, तो आज हमारा चैप्टर लाइट से रिलेटेड है। ठीक है, इसमें क्या देखो, इमेज बाय प्लेन मिरर। जो आपका प्लेन मिरर होता है जिसमें आप दर्पण में या शीशे में आप अपने आप को खुद देखते हो, उसमें इमेज किस तरीके से बनती है उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। ठीक है, इसमें एक वर्ड आता है लेटरल इन्वर्जन। लेटरल इन्वर्जन का मतलब होता है जब आप मिरर के सामने खड़े होते हो तो आपका जो राइट हैंड होता है, जो आपका दायां हाथ होता है, वो मिरर में लेफ़्ट साइड में दिखाई देता है और जो लेफ़्ट होता है वो राइट साइड में दिखाई देता है। ठीक है, तो ये जो राइट को लेफ़्ट और लेफ़्ट को राइट दिखना होता है, ये क्या कहलाता है? लेटरल इन्वर्जन। ये किस में होता है? प्लेन मिरर में होता है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें आपके पास आता है प्लेन मिरर से जो इमेजेस बनती हैं, जो भी प्लेन मिरर से इमेज बनती है उसके कुछ गुण हैं। इस पर बेस्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, क्या पहला पॉइंट आपको ध्यान रखना है, जो इमेज बनती है वो दर्पण के पीछे बनती है। जिसमें भी आप शीशे में अपने आप को देखते हो तो वो उसमें जो आपकी इमेज बनती है वो कहाँ बनती है? दर्पण या मिरर के पीछे बनती है। ठीक है, सेकंड पॉइंट है वर्चुअल इमेज बनती है, मतलब उस इमेज को आप स्क्रीन पर नहीं प्राप्त कर सकते। ठीक है, स्क्रीन पर आप उसे ऑब्टेन नहीं कर सकते। वो जो वर्चुअल इमेज बनती है, आभासी इमेज जो बनती है, वो स्क्रीन पर नहीं मिल सकती। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखना है क्योंकि एग्जाम में जो क्वेश्चन आया था उसमें ये लिखा हुआ था कि ये रियल इमेज होती है, रियल इमेज नहीं होती है, तो वहाँ पर यही पॉइंट आपको क्लिक करना था। ठीक है, इमेज जो होती है आपकी सीधी होती है। जब आप दर्पण में शीशे में खुद को देखते हो तो इमेज आपकी सीधी होती है। अपराइट का मतलब सीधी, लेटरली इन्वर्टेड का मतलब क्या होता है कि राइट हैंड लेफ्ट साइड में, लेफ्ट हैंड राइट साइड में दिखाई देगा। ठीक है, इमेज साइज एंड डिस्टेंस आर इक्वल टू ऑब्जेक्ट साइज एंड डिस्टेंस। मतलब इमेज, जैसे अगर ये आपका प्लेन मिरर है, इधर आप खड़े हो तो ये जितनी डिस्टेंस होगी, जितनी दूरी इनके बीच में होगी, जो आपकी इमेज बनेगी दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी या उतनी ही डिस्टेंस पर वो बनती है। ठीक है, इस पर बेस्ड भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट डिफ्यूज्ड और इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। डिफ्यूज्ड और इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन सेम होता है। इसमें क्या होता है, देखो अगर आप प्लेन मिरर में क्या होती है, जो आपकी प्लेन मिरर होता है उसमें क्या होती है, बिल्कुल ये स्मूथ होती है। ठीक है, लेकिन इर्रेगुलर में क्या होगी, जो आपकी ये होगी ना, ये ऐसी होगी। मतलब देखो ये आप देख रहे हो यहाँ पे किस तरीके की सरफेस है ना, थोड़ी ऊपर नीचे, जैसे पत्थर हमने बहुत सारे अलग अलग तरीके से रख दें तो वो ऐसी इर्रेगुलर सी सरफेस वो बन जाएगी। ठीक है, तो जब रेज जो आती है वो हमेशा कैसी आती हैं? पैरेलल आती हैं। और जब इस सरफेस से, इर्रेगुलर सरफेस से रेज जो होंगी या रफ सरफेस से क्या होंगी, पैरेलल रेज रिफ्लेक्ट होंगी, तो वो क्या होंगी, देखो ये रे आई, ये इधर चली गई। ठीक है, दूसरी रे आई, ये इधर रिफ्लेक्ट हो गई, तीसरी रे आई इधर रिफ्लेक्ट हो गई, फिर ये इधर रिफ्लेक्ट होगी। तो सारी रेज क्या होंगी, सबके लिए नॉर्मल अलग अलग होगा सब, और सारी की सारी क्या होंगी, अलग अलग जगह पे रिफ्लेक्ट हो जाएंगी। तो इससे क्या पता चलता है कि अगर आप, क्योंकि अगर ये इरेगुलर सरफेस ये ऐसे जा रही है, इरेगुलर सरफेस ऐसे है ऐसे, तो इसका नॉर्मल कहाँ होगा? ऐसी लाइन जो उस पर 90 डिग्री बनाए ऐसे, तो अगर लाइन यहाँ से आई है तो वो ऐसे जाएगी। इसका नॉर्मल कहाँ होगा? 90 डिग्री जो लाइन इस पर बनाए ऐसे होगा, तो लाइन यहाँ से आएगी और यहाँ जाएगी, है ना। तो इसमें क्या होगा, इरेगुलर सरफेस या डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन में जितनी भी रेज होंगी पैरेलल आएंगी, बट सबके लिए नॉर्मल अलग होगा और सबकी सब अलग अलग साइड में रिफ्लेक्ट हो जाएंगी, जिससे कि आपको जो रिफ्लेक्शन मिलेगा वो रेगुलर नहीं होगा, बल्कि कैसा हो जाएगा, इर्रेगुलर या डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन हो जाता है। अब आता है रेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या होता है, रेगुलर रिफ्लेक्शन में जो आपकी सरफेस होती है जिससे लाइट रिफ्लेक्टेड होगी, परावर्तित होगी, वो क्या होती है कि स्मूथ सरफेस होती है। जैसे कि आपका प्लेन, ऐसे रेज आएंगी और टकरा के सारी एक ही साइड जाएंगी। आई भी पैरेलल थी और जाएंगी भी पैरेलल, यानी समांतर। पैरेलल या समांतर का मतलब क्या है, उनके बीच की जो डिस्टेंस होती है वो हमेशा बराबर होती है और दोनों लाइनें अगर पैरेलल हैं तो एक दूसरे को कहीं भी नहीं काटती। जिसने मैथ्स पढ़ी होगी, क्लासेस ले रखी होंगी, उसे समझ आएगा। ठीक है, अब देखो, डू वी सी ऑल ऑब्जेक्ट्स ड्यू टू रिफ्लेक्टेड लाइट। क्या हम सारे ऑब्जेक्ट्स को देख सकते हैं रिफ्लेक्टेड लाइट की वजह से? क्या ऐसा हो सकता है? नियरली एवरीथिंग यू सी अराउंड इज सीन ड्यू टू रिफ्लेक्टेड लाइट। जो भी आपके पास चीज़ें हैं वो सब क्या होती है, रिफ्लेक्टेड लाइट की वजह से ही देखी जा सकती हैं। ठीक है,
जैसे कि चांद आप देखते हो क्यों? क्योंकि चांद पर सूरज की रोशनी, सूरज अपने आप रोशनी देता है, ठीक है, लेकिन सूरज की रोशनी चांद पर पड़ती है और रिफ्लेक्ट होती है, इस वजह से आप चांद को देख पाते हो। चांद की अपनी कोई रोशनी नहीं होती, ये याद रखना हमेशा, ठीक है। द ऑब्जेक्ट, वो ऑब्जेक्ट्स जो शाइन करती है इन द लाइट ऑफ अदर ऑब्जेक्ट्स, दूसरी ऑब्जेक्ट्स की, दूसरी वस्तुओं की वजह से जो चीज़ें शाइन करती हैं, जैसे आपका मून जो है, चांद जो है, सूरज की रोशनी की वजह से रिफ्लेक्ट करता है, ऐसी ऑब्जेक्ट्स को हम क्या कहते हैं? इल्यूमिनेटेड ऑब्जेक्ट्स। क्या कहते हैं? इल्यूमिनेटेड ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसी होती हैं जिनकी अपनी खुद की लाइट होती है, जिनकी अपनी खुद की लाइट होती है, जैसे सूरज हो गया, फायर मतलब आग हो गई, फ्लेम हो गई, फ्लेम ऑफ कैंडल मतलब जो मोमबत्ती जलाते हैं उसकी जो फ्लेम ऊपर आती है, इलेक्ट्रिक लैंप हो गया, उनकी अपनी रोशनी होती है, बल्ब हो गया उसकी अपनी रोशनी है, ठीक है। तो वो क्या है? जो हमारी आंखों पर पड़ती है तब हम उन्हें देख पाते हैं, तो वो सारी क्या है? ल्यूमिनस। ल्यूमिनस का मतलब हो गया जिनकी अपनी खुद की रोशनी है, इल्यूमिनेटेड का मतलब है जिनकी अपनी खुद की रोशनी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट आता है, देखो, रिफ्लेक्टेड लाइट कैन बी रिफ्लेक्टेड अगेन। अगर एक रिफ्लेक्टेड लाइट है, जैसे आपने क्या किया, सिंपली एग्जांपल क्या है, आपने शीशे से दूसरे के चेहरे पर हम रोशनी मारते थे ना, कैसे कि सूरज से लाइट आ रही है, हमने क्या किया, उसको शीशे में दिखाया और वो दूसरे के चेहरे पर लगेगी जाके। अब वहाँ दूसरे का चेहरा ना होकर के अगर आप शीशा लगाते तो वहाँ से भी वो दोबारा से रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ठीक है। तो ये होता है, रिफ्लेक्टेड लाइट को आप फिर से परावर्तित या रिफ्लेक्ट कर सकते हो, ठीक है। जैसे मिरर एट हेयर ड्रेसर की शॉप पर आप गए, ठीक है, वहाँ पर क्या हुआ, आप यहाँ देख सकते हैं मिरर यानी शीशा। देखो, ये है आदमी, इसके बाल इस आदमी ने कट किए, कट करने के बाद इसको दिखाया कि तुम्हारे पीछे के बाल कैसे हैं। तो इस आदमी ने किया, इस आदमी के पीछे ये शीशा लगा और शीशे में क्या दिखाई दिए? बाल। फिर जो यहाँ पर इमेज, इस शीशे के अंदर जो इमेज बनी थी वो आपको कहाँ दिख रही है? सामने वाले शीशे के अंदर, है ना। तो यहाँ पे क्या हुआ, एक इमेज इसके अंदर बनी होगी और फिर वो रिफ्लेक्ट हुई, फिर वो इसमें अंदर शीशे में दिखाई दे रही है। तो ये होता है आपका रिफ्लेक्टेड लाइट दोबारा से रिफ्लेक्ट हो सकती है, ये पॉइंट याद रखना। और ऐसा कॉन्सेप्ट कहाँ यूज़ किया जाता है? टू प्लेन मिरर्स का यूज़ करके। एक पेरिस्कोप होता है, तो पेरिस्कोप को ध्यान रखना कि पेरिस्कोप में 2 प्लेन मिरर होते हैं, ठीक है। पेरिस्कोप में क्या होते हैं? 2 प्लेन मिरर्स होते हैं और वहाँ पर ये चीज़ यूज़ की जाती है। जैसे सबमरीन्स में, सबमरीन क्या होती हैं? जो समुद्र के अंदर होते हैं, पनडुब्बियाँ बोलते हैं हिंदी में। टैंक्स हो गए, सोल्जर इन बंकर्स टू सी आउटसाइड थिंग्स। जो सोल्जर्स होते हैं, जो आर्मी वगैरह में सोल्जर्स होते हैं, वो क्या करते हैं? बंकर्स बना के रखते हैं, मतलब ज़मीन के अंदर ज़मीन के अंदर एक घर टाइप सा बना के रखते हैं, ठीक है, उसे बंकर कहते हैं। उसमें भी ये लोग इसको यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आता है मल्टीपल इमेजेस। मल्टीपल इमेजेस क्या होती हैं? जब 2 या 2 से, देखो क्या होता है, सिंपली पहले आप एक फिगर देख लो, ये देखो, ये एक फिगर है, एक शीशा यहाँ रखा है, एक शीशा यहाँ रखा है, ये दोनों शीशे जो हैं एक दूसरे से 90 डिग्री के एंगल पर रखे हुए हैं, ठीक है। अब इन शीशों के सामने हमने एक क्या रख दिया? सिक्का रख दिया। इस सिक्के की इमेज एक आपको इस शीशे में दिखाई देगी, एक आपको इस शीशे में दिखाई देगी और एक यहाँ पर भी आपको दिखाई देगी। आप इसको करके देख सकते हो, ठीक है। तो जब हमने इसे किस पर रखा? 90 डिग्री के एंगल पर। तो एक की इमेज, एक सिक्के की इमेज आपको कितनी दिखाई दी? 3 इमेजेस दिखाई दी जब हमने उसे 90 डिग्री के एंगल पर 90 डिग्री के एंगल पर रखा, ठीक है। तो यही इसी तरीके से मल्टीपल इमेजेस बना सकते हैं। मल्टीपल मतलब बहुत सारी इमेजेस कब बनेंगी? मल्टीपल इमेजेस तब बनती है जब एक शीशा ऐसे रखा है, दूसरा शीशा, 2 शीशे अगर आप आमने सामने रख दो, ठीक है, तो उसमें क्या होती है? बहुत सारी इमेजेस एक के पीछे एक दिखाई देती हैं। ऐसा एग्जांपल आप कहाँ देख सकते हो? जैसे सुनार की दुकान होती है, सुनार की दुकान में क्या होता है? एक शीशा आपके पीछे लगा हुआ होता है, एक शीशा आपके आगे लगा हुआ था। मैंने वही देखा इसलिए मुझे वही एग्जांपल ध्यान आ रहा है, ठीक है। तो उसमें अगर आप सामने देखोगे तो आपको बहुत सारी इमेजेस दिखाई देती चली जाती है अपनी, ठीक है। एक इमेज दिखेगी, उसके बाद दूसरी, उसके बाद तीसरी, तो मल्टीपल बहुत सारी इमेजेस दिखाई देती हैं। तो मल्टीपल इमेज या बहुत सारी इनफाइनाइट इमेजेस अगर कही जाएँ, कितनी इनफाइनाइट मतलब बहुत सारी इमेजेस आपको कब दिखाई देंगी? जब 2 मिरर्स को आप अपोजिट प्लेस कर दो, या फिर किस पर 2 इमेजेस को आप मिरर्स को अपोजिट रख दो एक दूसरे के सामने, या 180 डिग्री के एंगल पर रख दो, तब उसमें क्या होता है? बहुत सारी इमेजेस दिखाई देती हैं, ठीक है। अगर आपको निकालना है कि नंबर ऑफ़ इमेजेस कितनी बनेंगी, तो क्या करना है? अगर आपने एक शीशा ये रखा, एक ये रखा, ठीक है, एक ये रखा, एक ये रखा, इस तरीके से आपने कई सारे शीशे रख दिए, ठीक है। तो इनके बीच का एंगल मान लो सेम है, इनके बीच का एंगल कितना है? 30 डिग्री है। तो आपको बताना है कि इसमें कितनी सारी इमेजेस बनेगी। तो उसके लिए हमारे पास ये फॉर्मूला है, क्या है? नंबर ऑफ़ इमेजेस इज इक्वल्स टू 360 अपॉन एंगल -1। तो 360
ठीक है, और मैंने क्या एंगल माना है 30, इसमें से 1 घटा दो, 0 से 0 क्या, 3 से जगह 3 1 जा 3 2 जा 12, कितना है 12 माइनस 1, तो कितनी इमेजेस बनेंगी 11। ठीक है, तो इसका मतलब है कि अगर आप राइट एंगल यानी 90 डिग्री पर रखते हो तो 3 इमेज बनती है, और अगर आप मिरर्स को 30 डिग्री के एंगल पर रखते हो तो कितनी इमेजेस बनेंगी, 11 इमेजेस बनेंगी। ठीक है, व्हेन द मिरर्स आर कैप्ट, जब उन्हें अपोजिट रखते हैं तो कितनी इमेजेस बनती है, इनफाइनाइट यानी बहुत सारी बनती हैं। तो यही इसका एग्जाम्पल है। ठीक है, ये चीज़ याद रखना, एग्जाम में पूछी जा सकती है, जो फॉर्मूला है वो ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। कैलिडोस्कोप होता है, कैलिडोस्कोप में इसका यूज़ किया जाता है। उसमें क्या होता है, इस तरीके से आप बहुत कैलिडोस्कोप की हेल्प से आप बहुत सारे ब्यूटीफुल पैटर्न्स उसमें बना सकते हो, बहुत सारी अलग अलग चीज़ें उसमें दिखाई देंगी। ठीक है, नेक्स्ट आता है डिस्पर्जन ऑफ सनलाइट। डिस्पर्जन ऑफ सनलाइट का मतलब है सूरज की रोशनी को जब बहुत सारे कलर्स में तोड़ दिया जाता है तो उसे कहते हैं डिस्पर्जन। उसी की वजह से आपका रेनबो बनता है, बस इतना ध्यान रखना है इसमें। ठीक है, प्रिज्म इसमें वर्क करता है। क्या यूज़ करता है, प्रिज्म। प्रिज्म में से अगर कोई लाइट पास होती है तो वो डिफरेंट कलर्स में टूट जाती है, जिसको हम किससे याद रखते हैं, विबग्योर से। लास्ट क्लास में पढ़ाया है, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट आपके पास आता है ह्यूमन आई। ह्यूमन आई देख लो अब कैसी होती है। ठीक है, ह्यूमन आई आपकी ये है, इसमें जो सबसे बाहर का पार्ट है, देखो सबसे बाहर का जो पार्ट है ये हमने कहा है कॉर्निया। ठीक है, ये इसके अंदर यहाँ पे लेंस लगा हुआ है, और यहाँ पर दिख रही होंगी आपको ये सिलियरी मसल्स हैं, जो क्या करती हैं, जो सिलियरी मसल्स होती हैं ये। ठीक है, नेक्स्ट है आइरिस। आइरिस की वजह से ही हमारी आँख का कलर ब्लू है, ग्रीन है, बोलते हैं ना, तो ब्लैक है, वो देखा जाता है। ठीक है, आगे ये लेंस है, और यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर रेटिना। रेटिना पर हमारी आँख पर इमेज बनती है। याद रखना, इमेज कहाँ बनती है हमारी आँख में, रेटिना पर बनती है। ठीक है, और हमारी आँख में रेटिना पर इमेज जो बनती है वो उल्टी बनती है, लेकिन हमें दिखाई कैसे देती हैं सारी चीज़ें, सीधी दिखाई देती हैं। ये ध्यान रखना कि इमेज कैसी बनती है, उल्टी बनती है। ठीक है, और यहाँ पर क्या होती है, एक ऑप्टिक नर्व होती है। ऑप्टिक नर्व हमारे दिमाग से जुड़ी हुई होती है, जो हमारे दिमाग को क्या करती है, बताती है कि ये चीज़ ऐसे है। ठीक है, तो वही देखते हैं, हम जितनी भी चीज़ें देख पाते हैं, ठीक है, वो क्यों देख पाते हैं, कि जब हमारी आँख में लाइट एंटर करती है। ठीक है, और आँख हमारा क्या है, इंपॉर्टेंट सेंस ऑर्गन है। ठीक है, इसकी स्ट्रक्चर वर्किंग अब हम समझते हैं। आई हैज़ रफली स्फेरिकल शेप। आइज़ की कैसी शेप होती है, स्फेरिकल मतलब गोलीय टाइप शेप होती है। आउटर कोट जो होता है आई का वाइट होता है, हमारी आई का जो आउटर कोट होता है वो कैसा होता है, वाइट कलर का होता है। आई हैज़ रफली वाइट होता है, और ये क्या होता है, टफ होता है, क्योंकि हमारी आँख को प्रोटेक्ट करता है। आँख के जो अंदर के पार्ट्स होते हैं उनको प्रोटेक्ट करता है, जो बाहर का वाइट कोट होता है, वाइट पार्ट जो होता है। ठीक है, और ये इट्स ट्रांसपेरेंट फ्रंट, और इसका जो ट्रांसपेरेंट फ्रंट पार्ट होता है, आँख का जो सामने का ट्रांसपेरेंट पार्ट होता है वो क्या कहलाता है, हमारा कॉर्निया, जो आपको बताया गया है। ये जो बाहर की साइड में ये है, ये क्या है, हमारा ट्रांसपेरेंट पार्ट है, जिसे हम कॉर्निया कहते हैं। ठीक है, कॉर्निया के पीछे क्या होता है, डार्क मसल स्ट्रक्चर होती हैं, जिसे हम आइरिस कहते हैं। ये देखो, ये जो है, ये क्या है हमारी, ये डार्क मसल स्ट्रक्चर होती हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, आइरिस कहते हैं। आइरिस इज़ दैट पार्ट ऑफ आई जो हमारी आँख को क्या देता है, अलग अलग कलर देता है। जब भी हम किसी पर्सन की आइज़ को ग्रीन कहेंगे तो मतलब उसकी आइरिस के कलर को हम बता रहे हैं, या फिर ब्लैक कहते हैं तो उसके आइरिस की कलर को हम बता रहे होते हैं। ठीक है, अमाउंट ऑफ आइरिस क्या करती है, हमारे आँख के अंदर जितनी लाइट एंटर होनी होती है वो उसको कंट्रोल करती है। जैसे हम छत पर जाते हैं, धूप हो रही होती है बहुत ज़्यादा, मतलब हम धूप में जाते हैं तो हमारी आँखें हल्की हल्की बंद होने लगती हैं। ठीक है, तो वो क्या होती है, आइरिस हमारी बंद होने लगती है, जिस वजह से क्या होता है, अमाउंट को कंट्रोल करती है कि कितनी लाइट हमारे आँख के अंदर जानी है, कितनी नहीं जानी है। और जब हम अंधेरे में आते हैं तो हमारी आँखें पूरी खुलने लगती हैं, है ना। तो वो कौन कंट्रोल करता है, आइरिस कंट्रोल करता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है लेंस। लेंस क्या करता है, फोकस करता है लाइट ऑन द बैक ऑफ द आई के पीछे। जो हमने अभी देखा, लेंस लाइट को जो भी हमारी आँख पर पड़ती है उसको कहाँ फोकस करता है, आई के पीछे। आई आँख के पीछे यही तो है, यहाँ पर क्या होता है, रेटिना, और इस पर क्या बनती है, इमेज बनती है। ठीक है, रेटिना क्या करता है, रेटिना में नर्व सेल्स होती हैं, सेंसेशन वहाँ पर फील किया जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, सेल्स आर ट्रांसमिटेड टू ब्रेन थ्रू ऑप्टिक नर्व। जो हमारी यहाँ से
इसमें जैसे हम किसी चीज़ को छूते हैं तो सेंसेशन होता है जो हमारे दिमाग तक पहुंचता है, तो हमें पता चलता है कि हमने इस चीज़ को छुआ है, ठीक है। तो वही चीज़ है कि हमारे आँख पर यहाँ इमेज बनती है और यहाँ पर ऑप्टिक नर्व होती है, नसें होती है जो हमारे दिमाग से जुड़ी हुई होती है, तो जो हमें बताती है कि ये चीज़ हमने देखी है, ठीक है। अब सेल्स आर देन ट्रांसमिटेड टू द ब्रेन थ्रू ऑप्टिक नर्व, ठीक है। और सेल्स जो होते हैं वो दो टाइप के सेल्स होते हैं, एक तो कोन्स होते हैं, दूसरे रोड्स होते हैं। कोन्स जो होते हैं वो हमारे ब्राइट यानी चमकदार लाइट को बताते हैं और डिम लाइट के लिए हमारे रोड्स होते हैं, ये भी आप ध्यान रखना। कोन्स जो होते हैं वो हमारे सेंस को भी कलर को भी पहचानते हैं। कुछ में क्या होता है कि वो लोग ऐसी बीमारी होती है उनकी आँख में कि वो कलर को नहीं पहचान पाते, ठीक है, तो उनकी कोन्स कमज़ोर है मतलब, ठीक है। तो कोन्स क्या बताते हैं, हम किसी भी कलर को कोन्स की हेल्प से पहचान लेते हैं। एट द जंक्शन ऑफ द, ये OF है, OFF नहीं, ठीक है। एट द जंक्शन ऑफ ऑप्टिक नर्व और रेटिना, जहाँ पर जुड़े हुए होते हैं वहाँ पर कोई सेंसरी सेल्स नहीं होता, वहाँ पर कोई भी विजन पॉसिबल नहीं है, तो उसको हम कहते हैं ब्लाइंड स्पॉट। ब्लाइंड मतलब अंधा, ठीक है। तो क्या होता है, जहाँ पर आपकी ऑप्टिक नर्व और रेटिना होता है, जहाँ पर आपकी ऑप्टिक नर्व और रेटिना जुड़ते हैं, उस पॉइंट पर जहाँ पर दोनों जुड़ते हैं वहाँ पर कोई भी सेंसेशन नहीं होता, वहाँ पर कुछ भी आपको वहाँ कोई इमेज नहीं बनती है, ठीक है। तो वहाँ पर कोई सेंसरी सेल्स नहीं होते हैं, कोई ऐसे सेल नहीं होते जिनसे आपको पता चले कि यहाँ पर कि हमें कोई चीज़ दिख रही है, ठीक है। तो उस जगह पे नहीं होते, बल्कि रेटिना पर इमेज बनती है और फिर ऑप्टिक नर्व के थ्रू हमें पता चलता है, पर लेकिन दोनों जहाँ पर जुड़ते हैं वहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं होता और उसी पॉइंट को हम कहते हैं ब्लाइंड स्पॉट। ब्लाइंड स्पॉट किसको कहते हैं, जहाँ पर ऑप्टिक नर्व और रेटिना जुड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक आता है, ये आपका ह्यूमन आई खत्म हो गया, इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। नेक्स्ट, इंप्रेशन ऑफ इमेज डज नॉट वैनिश इमीडिएटली फ्रॉम रेटिना। हमने कोई चीज़ देखी, उसकी इमेज हमारी आँख पर बनी है, ठीक है, वो एकदम से गायब नहीं होती, वो किसी भी सेकंड के 1/16वें भाग मतलब 1/16 पार्ट तक किसी भी सेकंड के रुकती है, जो कि हमें नहीं पता चलता क्योंकि बहुत ही कम टाइम होता है। 1 सेकंड इतना कम होता है, तो उसका 1/16 1/16 पार्ट अगर आप निकालोगे तो वो बहुत ज़्यादा कम होगा। उतने टाइम तक हमारी रेटिना पर आँख की उस चीज़ की इमेज बनी रहती है, ठीक है। तो अगर आप किसी भी चलती हुई ऑब्जेक्ट की रुकी हुई इमेज को देखते हो तो वो क्या होती है, वो आपको तभी दिखाई देती है जब उसकी स्पीड 16 पर सेकेंड से ज़्यादा होती है, ठीक है। देन आई परसीव्स दिस ऑब्जेक्ट एज मूविंग, मतलब आपको कोई भी चीज़ चलती हुई तभी दिखाई देगी जब किसी भी ऑब्जेक्ट की जो स्पीड होगी वो 16 पर सेकेंड होती है, ठीक है। द मूवीज़ जो कि हम देखते हैं, जो मूवीज़ पिक्चर्स वगैरह देखते हैं, वो क्या होते हैं, अलग अलग पिक्चर्स की प्रॉपर सिक्वेंस होती है। दे आर मेड टू मूव अक्रॉस द आई, वो हमारी आंखों के सामने से निकलती रहती है क्योंकि उनका रेट क्या होता है 24 पिक्चर्स पर सेकेंड, एक सेकेंड में 16 पिक्चर्स होती हैं, ठीक है। फास्टर देन 16 पर सेकेंड, 16 सेकेंड से ज़्यादा होती है, इसलिए वो हमें दिखती हैं। तो ये दोनों पॉइंट ध्यान रखना कि मूव तभी करती है, कोई मूव करती हुई चीज़ कोई तभी दिखा देती है जब उसकी स्पीड 16 पर सेकेंड से ज़्यादा हो, ठीक है। जो मूवीज़ वगैरह में हम देखते हैं उसकी क्या होती है 24 पिक्चर्स पर सेकेंड होती है, तो इसलिए वो हमें दिखाई देती है, ठीक है। और 1/16 टाइम तक कोई भी इमेज जो होती है वो हमारी आँख पर बनी रहती है, आँख की रेटिना पर बनी रहती है। अब देखो नेक्स्ट, द मिनिमम डिस्टेंस एट विच द आई कैन सी ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्टली वेरीज विद एज, मतलब बच्चों की, एडल्ट्स की और जो बूढ़े होते हैं सबकी एज जो होती है वो अलग अलग होती है, ठीक है। तो सबकी आँख की देखने की क्षमता भी अलग अलग होती है कि कोई कितने दूर तक का क्लियरली देख पाता है, वो सबकी अलग अलग होती है, ठीक है। तो मोस्ट कंफर्टेबल डिस्टेंस जो होती है जिस पर कोई भी आदमी क्लियरली किसी चीज़ को पढ़ सकता है वो होती है 25 सेंटीमीटर। तो हमारी आँख के लिए जो मोस्ट कंफर्टेबल डिस्टेंस होती है वो 25 सेंटीमीटर होती है। अगर आप किसी भी बुक को पढ़ रहे हो तो आँख से उसे 25 सेंटीमीटर तक दूर रखो, तब उसे पढ़ना चाहिए, ठीक है। समटाइम्स क्या होता है, ओल्ड एज में क्या होता है, आई साइट जो होती है वो धुंधली हो जाती है, ठीक है, फोगी हो जाती है। क्यों? क्योंकि जो हमारा आई लेंस होता है वो क्लाउडी होने लगता है, ठीक है। जब ऐसा होता है तो पर्सन्स क्या हो जाते हैं, उन्हें कैटरेक्ट की बीमारी हो जाती है आँख में, जिसकी वजह से उन्हें दिखना कम हो जाता है, ठीक है, कभी कभी के ज़्यादा भी हो जाता है। तो इसको ट्रीट किया जाता है, इस इफेक्ट को ट्रीट किया जाता है। इसमें क्या होता है, ओपेक लेंस, जो लेंस आपका ऐसा हो चुका है उसमें से आपको क्लियरली दिखाई नहीं दे रहा है,
पारदर्शी नहीं रहा, वो ओपेक हो चुका है। ओपेक में क्या होता है, जो चीज़ आपको क्लियरली नहीं दिखाई दे तो उसको हटा दिया जाता है और उसकी जगह पे एक आर्टिफिशियल लेंस रख दिया जाता है, ठीक है। तो उससे फिर इंसान को सही दिखाई देता है, जो बोलते हैं ना बूढ़ों की आँख बनवाइए वो, ठीक है। अब आई की केयर हम कैसे कर सकते हैं, आई हमारे शरीर का इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, सेंसिटिव भी है, तो प्रॉपर केयर उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हमें बहुत ही ज़्यादा डिम लाइट और बहुत ही ज़्यादा ब्राइट लाइट में नहीं पढ़ना चाहिए, ठीक है। सूरज की तरफ या किसी भी ब्राइट लाइट की तरफ एकदम से नहीं देखना चाहिए। और जब आप पढ़ते हो तो बुक को बहुत ज़्यादा पास या बहुत ज़्यादा दूर नहीं रखना चाहिए, 25 सेंटीमीटर की डिस्टेंस रखो तब उसे पढ़ना चाहिए। अगर इफ़ समथिंग गेट्स इनटू द आई, अगर कुछ आँख में चला जाता है तो उसे रगड़ना नहीं चाहिए, रब नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए, ठंडे पानी से धुल लेना चाहिए। अगर कोई आपको इचिंग या बर्निंग सेंसेशन है, मतलब खुजली हो रही है, जलन हो रही है आँख में, तो आपको ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए। ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट क्या होता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो डॉक्टर जो आइज़ के डिजीज़ को देखता है, आँखों की बीमारियों का स्पेशलिस्ट होता है, उसे हम ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट कहते हैं। नेक्स्ट देखो, डिड यू नो, क्या आप जानते हो कि एनिमल्स जितने भी होते हैं सबकी आंखों की साइज़ अलग अलग होती है। आइज़ ऑफ क्रैब बहुत छोटी होती है, केकड़े की आंखें बहुत छोटी होती हैं, जिसकी वजह से दे इनेबल द क्रैब टू लुक अराउंड, जिसकी वजह से चारों ओर देख पाते हैं, ठीक है। क्रैब कैन सेंस इवन द एनिमी अप्रोच फ्रॉम बिहाइंड, क्रैब को ये भी पता चल जाता है कि अगर उसका दुश्मन पीछे से आ रहा होता है तो उसको वो भी पता चल जाता है, ठीक है। बटरफ्लाइज की आंखें बड़ी बड़ी होती हैं, इतनी बड़ी होती हैं कि वो बहुत छोटी छोटी हज़ारों आंखों से बनी हुई होती हैं, ठीक है। दे कैन सी नॉट ओनली इन द फ्रंट, जो बटरफ्लाई यानी तितली होती है वो अपने आगे पीछे साइड अगल बगल पीछे भी वो अपनी आंखों को घुमा करके देख सकती है, ठीक है। एक जो उल्लू होता है, नाइट बर्ड जो उल्लू होता है, वो क्या होता है करता है, कैन सी वेरी वेल इन द, रात को बहुत अच्छे से देख पाता है पर दिन में उसे अच्छे से दिखाई नहीं पड़ता, ठीक है। उसी तरीके से अगर हम लाइट बर्ड्स देखें, लाइट बर्ड किसको कहते हैं, काइट और ईगल को, ठीक है, जो बाज होता है, ठीक है। वो क्या करते हैं, दिन के दौरान तो उन्हें अच्छे से दिखाई देता है लेकिन उनको रात को अच्छे से नहीं दिखाई देता। उल्लू की क्या होती है, लार्ज कॉर्निया होती हैं, लार्ज प्यूपिल होता है, लार्ज कॉर्निया लार्ज प्यूपिल होता है, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा उन आँखों के अंदर उनकी लाइट जा सकती है और वो देख सकते हैं, ठीक है। इट हैज़ ऑन इट्स रेटिना लार्ज नंबर ऑफ रोड्स, उनकी आँखों पर क्या होता है, बहुत सारे रोड्स होते हैं, बहुत सारे कॉन्स होते हैं, ठीक है, जो हमने अभी पढ़े। द डे बर्ड्स ऑन द अदर हैंड हैव मोर कॉन्स एंड फ्यूअर रोड्स, जो दिन में देखने वाले होते हैं उनकी आँखों में क्या होता है, कॉन्स ज़्यादा होते हैं और रोड्स कम होती हैं, ठीक है। तो अगर आपके अंदर विटामिन ए की कमी होगी तो क्या होगा, लैक ऑफ विटामिन ए की वजह से क्या क्या हो सकता है। अगर आपके शरीर में विटामिन ए की कमी है तो आपको आंखों की प्रॉब्लम हो सकती है। उससे बचने के लिए आपको रेड कैरेट, ब्रोकली, जो हरी गोभी होती है, ठीक है, ग्रीन वेजिटेबल्स खानी चाहिए, ठीक है, जैसे पालक हो गया, कोड लीवर ऑयल भी इसमें खाया जाता है, ठीक है। अंडा, मिल्क, कर्ड, दूध, दही, बटर, फ्रूट्स जैसे पपाया, पपीता, मैंगो, ये सब क्या होते हैं, विटामिन ए के लिए रिच होते हैं, ये सब आप खाओ तो ए विटामिन ए की कमी आपको नहीं होगी, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास आते हैं विजन डिफेक्ट्स। विजन डिफेक्ट्स में आपके पास 3 आते हैं, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया एंड कैटरेक्ट, ठीक है। कैटरेक्ट में तो अभी हमने पढ़ा, कॉर्निया जो होता है क्लाउडी हो जाता है, लेंस उसमें क्लाउडी हो जाता है, ठीक है। तो उसमें क्या हो जाता है, हम लोग सर्जरी से कॉर्निया को क्लीन कर दिया जाता है और आर्टिफिशियल लेंस उसकी जगह पे लगा दिया जाता है, ठीक है। लेंस को रिमूव करके दूसरा लेंस उसकी जगह पे कैटरेक्ट में लगा दिया जाता है। मायोपिया में क्या होता है, मायोपिया में जो दूर की ऑब्जेक्ट्स होती हैं वो क्लियरली दिखाई नहीं देती, ठीक है। अब एक पॉइंट यहाँ पर समझना, मायोपिया में आपको दूर की चीज़ दिखाई नहीं देती, लेकिन इसको हम कहते हैं शॉर्ट साइटेडनेस, ठीक है, हिंदी में कहते हैं निकट दृष्टि दोष। अब आपको लगेगा निकट दृष्टि दोष है, शॉर्ट साइटेडनेस है, इसमें तो पास की चीज़ दिखाई नहीं देती होगी, नहीं, इसमें उल्टा होता है। अगर आपको निकट दृष्टि दोष है या फिर शॉर्ट साइटेडनेस है, उसका मतलब है इसमें आपको दूर की चीज़ें क्लियर दिखाई नहीं देंगी, ठीक है। क्या होगा, इसमें दूर की चीज़ें क्लियर दिखाई नहीं देंगी नियर साइटेडनेस में, और इसको क्या कर सकता है, ये लेंस लगा करके उससे हम मायोपिक पर्सन जो भी है उसे लेंस लगा करके ठीक किया जा सकता है, ठीक है। हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है, हाइपरमेट्रोपिया में आप पास के ऑब्जेक्ट्स नहीं देख सकते, जिसमें आप पास के ऑब्जेक्ट्स नहीं देख सकते उस बीमारी को कहते हैं लॉन्ग साइटेडनेस। आपको लगेगा कि दूर की देखने में आपको प्रॉब्लम है, बट इसका उल्टा, इसमें उल्टा होता है, ठीक है। क्या होता है, लॉन्ग साइटेडनेस कहते हैं इसको। स्पेक्टिकल्स इसमें यूज़ किए जाते हैं, चश्मा इसमें यूज़ किया जाता है, ठीक है।
बस ये ध्यान रखना है इसमें जो पॉइंट बताए हैं। विजुअली चैलेंज पर्सन वो होते हैं जिनको दिखाई नहीं देता बिल्कुल भी। कुछ पीपल ऐसी डिसेबिलिटी फेस करते हैं, ठीक है। द डिसेबिलिटी कैन बी, ये पार्शल भी हो सकती है, मतलब कुछ को ऐसा हो सकता है कि थोड़ा दिखाई दे, लेकिन कुछ को ऐसा होगा बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता। तो ऐसे पर्सन को हम विजुअली चैलेंज पर्सन कहते हैं। विजुअली चैलेंज मतलब जिनको बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता, ठीक है। फॉर अ विजुअली चैलेंज पर्सन लाइफ कैन बी वेरी डिफ़िकल्ट, लाइफ उनकी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाती है। तो शो अ मार्क डेवलपमेंट ऑन अदर सेंस, तो उनको क्या किया जाता है, या तो सुनने या फिर टच करने की सेंस से उनको चीज़ें पहचानी जाती हैं, ठीक है। मैनी एड्स, बहुत सारी चीज़ें उनके लिए बनाई गई हैं, जैसे कि ऑप्टिकल और नॉन ऑप्टिकल एड्स, दो टाइप की एड्स हेल्प उनके लिए बनाई गई। एड्स मतलब हेल्प उनके लिए दो तरह की बनाई गई हैं, ऑप्टिकल और नॉन ऑप्टिकल, ठीक है। नेक्स्ट आता है लुइस ब्रेल। लुइस ब्रेल कौन था? लुइस ब्रेल 1809 में फ्रांस में पैदा हुआ था। वो क्या हो गया था? अंधा हो गया था, ब्लाइंड हो गया था, ठीक है। बहुत ही बचपन में किसी एक्सीडेंट की वजह से ही डेवलप्ड, उसने क्या बनाई है? ब्रेल स्क्रिप्ट बनाई 1824 में, ठीक है। ब्रेल स्क्रिप्ट में क्या होता है? ब्रेल स्क्रिप्ट में ऐसे ऐसे करके डॉट्स होते हैं, उभरे हुए डॉट्स होते हैं, जिनको पहचान करके 63 कैरेक्टर्स होते हैं। जैसे हम ABCD पढ़ते हैं कि ए ऐसे बनानी है, बी ऐसे बनानी है, उसमें क्या होता है कि ए को हम किस तरीके डॉट से बनाएंगे, कितने डॉट से ए बनती है, कितने डॉट से बी बनता है, तो वो सब उनको उसमें पढ़ाया जाता है। हर कैरेक्टर में 6 सेल होते हैं, 6 डॉट होते हैं, 6 सेल होते हैं, ठीक है। तो 63 इस तरह के कैरेक्टर्स उनको पढ़ाए जाते हैं, जो ब्रेल स्लेट और स्टाइलस की हेल्प से उनको पढ़ाए जाते हैं। अ रीडर नीड्स टू बी टच द ब्रेल स्क्रिप्ट और रीड इट। जो भी रीडर होता है उसे ब्रेल स्क्रिप्ट सिखाई जाती है कि उसे कैसे उसको पढ़ना है। वो समझ जाएगा कि अगर इस तरीके से बना हुआ है तो ए है, अगर इस तरीके से बना हुआ है तो बी है, तो वो उनको सिखाया जाता है उसमें, ठीक है। तो यही इसमें इंपॉर्टेंट था, यही आपको इसमें पढ़ना था। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करना। PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी। और हिंदी में PDF नहीं बन सकती अभी। अगर सीटेट डिले होता है तो मैं हिंदी में भी साइंस की PDF प्रोवाइड कर दूंगी, बट अभी इंग्लिश में ही मिलेगा, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे जो भी वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता है।